डॉक्टर रणबीर का चेकअप कर रहे थे और सब वही सांसें थामे खड़े थे। मधु बार बार बच्चे की ओर देख रही थी। वो मन ही मन बोली, हे महाकाल, बचपन से आपकी पूजा करती आ रही हूँ। 8 साल की थी जब पहली बार आपके लिए सोमवार का व्रत रखा था। तब से लेकर आज तक एक सोमवार भी ऐसा नहीं रहा जब मैंने आपके लिए व्रत ना रखा हो। देर से ही सही, पर आपने मुझे वो सब दिया जो मैंने आपसे मांगा था। कभी अपनी माँ के लिए सुकून, तो कभी पापा के जल्दी ठीक होने की दुआ, तो कभी अबीर की तरक्की मांगी है मैंने, और आपने मुझे वो सब दिया। करण के जैसे पति को पाकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको पा लिया है। उन्हें पाने के बाद मुझे लगा था कि अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, पर आज मैं फिर आपसे कुछ मांगने जा रही हूँ। मेरे रणबीर जीजू की जिंदगी लौटा दीजिए महादेव। उनके साथ 2 लोगों की जिंदगी और जुड़ी हुई है। आज अगर उन्हें कुछ हो गया तो राधिका दी अपना प्यार एक बार फिर खो देगी। और ये बच्चा जिसे इस दुनिया में आए सिर्फ चंद मिनट हुए हैं, इसके सिर से उसके पिता का साया हमेशा के लिए उठ जाएगा। प्लीज महादेव, जीजू की जिंदगी लौटा दीजिए, वरना तुलसी दी की मौत जाया हो जाएगी। प्लीज उन्हें बचा लीजिए, प्लीज महादेव उन्हें बचा लीजिए। इतना कहकर उसने अपनी आंखें खोली और रणबीर की ओर देखने लगी। तभी रणबीर को होश आने लगा और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। उनके आंखें खोलते ही सबकी जान में जान आ गई। सबके रोते हुए चेहरों पर मुस्कान आ गई। राधिका ने रणबीर की हथेली अपने दोनों हाथों से थामी और उसे माथे से लगाकर रोने लगी। हम ठीक है राधिका, कुछ नहीं हुआ हमें, रणबीर अपनी कांपती आवाज में बोले। राधिका आगे कुछ नहीं बोल सकी, वो बस रोए जा रही थी। तभी रणबीर ने उसके बालों को छुआ तो वो उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रणबीर उसे अपनी बाहों में भरकर बोले, हम ठीक है राधिका, इसलिए अपने आंसू पोंछ लीजिए, क्योंकि अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। जीजू। तभी मधु ने उन्हें पुकारा और उनकी ओर बच्चे को बढ़ा दिया। रणबीर ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसके माथे को चूमकर बोले, आप इस दुनिया में आओगे, ये हमारा फैसला था बेटा। हमने आपको पिता का प्यार देने का वादा किया था और हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। आप हमारे बेटे हैं और हमारे बेटे ही रहेंगे। अब हम आपको खुद से दूर कभी नहीं करेंगे। बस हमें कुछ वक्त और दे दीजिए बेटा, क्योंकि अभी हमें हमारा एक और फर्ज निभाना है। हमें तुलसी को एक आखिरी विदाई देनी है। उन्होंने इतना कहकर पास ही बेड पर लेटी तुलसी की ओर देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बच्चे को लिए बेड से उठे और उसके पास आए। उन्होंने आंखों में आंसू लिए तुलसी के माथे पर हाथ फेरा और बोले, आप इस दुनिया से भले चली गई हो तुलसी, पर हमारे दिल से कभी नहीं जाएंगी। हमारे दिल में आप एक खूबसूरत याद बनकर हमेशा जिंदा रहेगी। पर हम आपसे वादा करते हैं तुलसी, हम आपके जाने का अफसोस कभी नहीं करेंगे और आपको याद करके कभी रोएंगे भी नहीं, क्योंकि आपने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमें सिर्फ दिया ही दिया है। और आज भी आप जाते जाते हमें मुस्कुराने की वजह और जिंदगी भर के लिए हमारी पत्नी का साथ देकर गई। आपने हमसे अपना सब कुछ लुटाकर मोहब्बत की है तुलसी, पर हम आपको कभी कुछ नहीं दे पाए। इस बात का अफसोस हमें जिंदगी भर रहेगा। उन्होंने तुलसी को अपनी बाहों में उठाया और उसे अपने सीने से लगाकर मन ही मन बोले, पर आज हम आपसे वादा करते हैं तुलसी, इस जन्म में हम राधिका के होकर रहेंगे, पर अगले हर जन्म हम सिर्फ और सिर्फ आपके बनकर रहेंगे। वादा करते हैं हम आपसे, वादा करते हैं। कहाँ खो गए साले साहब। तभी बच्चे के साथ खेल रहे रणबीर ने करण के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। उनकी आवाज सुनकर करण चौंककर 2 महीने पहले हुए उस हादसे की यादों से बाहर आ गया। रणबीर उसे एकटक देखने लगा तो करण ने खुद को संभाल कर पूछा, जीजू क्या आप कभी राधिका दी को उतना प्यार कर सकेंगे जितना आप तुलसी दी से करते हैं। रणबीर ने बच्चे की ओर देखा और फिर उसे वही रखे पालने में लेटा कर बोले, एक भाई होने के नाते हमारा जवाब शायद आपको पसंद नहीं आएगा करण, पर प्यार की भाषा समझ आ जाएगी मुझे जीजू, क्योंकि प्यार आपने भी किया है और मैंने भी, इसलिए आप बेझिझक मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। रणबीर ने बच्चे को झूला दिया और करण की ओर देखकर बोले, प्यार और फर्ज की जंग में हमेशा फर्ज जीत जाता है करण। हमने राधिका को उस दिन आत्महत्या करने से रोका था और उनसे ये वादा किया था कि हम उनका हाथ जिंदगी भर के लिए थामेंगे, पर उस वक्त हम नहीं जानते थे कि हमारी किस्मत हमारे साथ एक ऐसा खेल खेलने जा रही थी जो हम नहीं चाहते कि कोई हमारे दुश्मन के साथ भी खेले। जितना दर्द हमने सहा है करण, उस दर्द का साया तक हम आप पर कभी पड़ते नहीं देखना चाहते। किसी से बेइंतहा मोहब्बत करना और फिर उसे हमेशा के लिए खो देना,
ये वो दर्द है जो इंसान को ना जीने देता है और ना मरने देता है। हमें इस बात को कबूल करने में आज कोई झिझक नहीं है कि हम राधिका से उतना प्यार कभी नहीं कर पाएंगे जितना हमने तुलसी से किया है। पर हाँ, राधिका हमारी दोस्त है और हमारी हमसफर भी, इसलिए हम उनसे भी प्यार करते हैं और उन्हें दुनिया की हर खुशी देंगे। अब हम उन्हें ये एहसास कभी नहीं होने देंगे कि हमारी शादी समझौते की शादी थी। इस रिश्ते में वो सब कुछ होगा जो एक खुशहाल परिवार के जरूरी होता है। ये वादा करते हैं हम आपसे। करण ने आगे बढ़कर रणबीर को गले लगा लिया और बोला, आपको पता है जीजू, मैं खुद को इस दुनिया का सबसे लक्की इंसान समझने लगा हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा जैसी मम्मा है मेरे पास, जो परिवार के हर रिश्ते को संभालना बहुत अच्छे से जानती है। मेरे डैड, बड़े पापा और चाचू जैसे मजबूत सहारे हैं मेरे पास, जो बड़ी मजबूती के साथ मेरे परिवार की जड़ों को थामे हुए है। राधिका दी जैसी बहन है मेरे पास, जिसने सब कुछ जानकर भी आपको पूरे दिल से अपनाया है। आपके जैसे जीजू है मेरे पास, जिनसे मैंने सीखा कि प्यार और फर्ज दोनों साथ में कैसे निभाया जाता है। इतना कहकर वो मुस्कुरा दिया क्योंकि उसकी नजर सामने से आ रही मधु पर पड़ी। वो उसकी ओर देखकर बोला, और मधु जैसी लाइफ पार्टनर है मेरे पास, जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि सच्चे प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो एक पत्थर में भी जान डाल सकता है। मधु ने मुझे जीना सिखा दिया है जीजू, मुस्कुराना सीखा दिया है, प्यार करना सिखा दिया है। रणबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राधिका और मधु दोनों ने आकर नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखी। जीजू, आज मैंने आपके लिए आपके फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं, जल्दी से खा लीजिए वरना ठंडे हो जाएंगे। मधु एक प्लेट में पराठे रखते हुए बोली। रणबीर मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठे। हमारी बहन हमारे लिए कुछ बनाए और हम ना खाएं, ऐसा कभी हुआ है क्या? लाइए जल्दी से दीजिए, क्योंकि सुबह सुबह आपके हाथों से बने गर्मा गर्म पराठों का स्वाद सारे दिन मुंह से नहीं जाता। मधु ने उनकी ओर प्लेट बढ़ाई तो वो पराठे खाने लगे। मधु ने एक प्लेट में करण के लिए भी पराठे रखे और उसकी ओर भी प्लेट बढ़ा दी। करण भी पराठे खाने लगा। तभी राधिका उसकी प्लेट में दही की कटोरी रखते हुए बोली, करण ये ले तेरा नमकीन दही जो तुझे पराठों के साथ चाहिए होता है, और रणबीर ये आपका मीठा दही जिसके बिना आप पराठे नहीं खा सकते। करण और रणबीर दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। राधिका ने पालने में से बच्चे को उठाया और बोली, रणबीर आप नाश्ते के बाद एक बार कमरे में देख लीजिएगा, कोई सामान रह तो नहीं गया। मैं और मधु मेरे रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। रणबीर ने तुरंत प्लेट टेबल पर रखी और उठकर बोले, तुम अकेली नहीं जाओगी राधिका, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। राधिका मुस्कुरा दी, उसकी कोई जरूरत नहीं है रणबीर, आप नाश्ता करिए, मैं मधु को अपने साथ ले जा रही हूँ। पर राधिका, रणबीर ने इतना कहा ही था कि तभी मधु उन्हें टोकते हुए बोली, जीजू आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपकी पत्नी और बेटे को सही सलामत वापस ले आऊंगी। इतना भरोसा तो है ना आपको मुझ पर? रणबीर फिर से मुस्कुरा दिए, बिल्कुल है, खुद से ज्यादा भरोसा है हमें हमारी बहन पर। जाइए, पर प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाइएगा क्योंकि हमें निकलना भी है। मधु और राधिका दोनों ने सिर हिलाया और बच्चे को साथ लेकर चली गई। उनके जाते ही रणबीर ने नाश्ता करते हुए पूछा, करण आपको ऐसा नहीं लगता जैसे मधु के चेहरे पर एक उदासी सी छाई हुई है? उनकी आंखों की चमक कुछ खो सी गई है। करण परेशान होकर बोला, हाँ जीजू, वो अभी तक उस हादसे को भूल नहीं पाए हैं। पिछले 2 महीनों में एक रात भी वो सुकून से नहीं सोई है। नींद लगते ही चौंक कर उठ बैठती है और फिर तुलसी दी के बारे में सोचकर रोने लगती है। वो तुलसी दी के बारे में कुछ नहीं जानती थी जीजू, और जिस दिन उसने तुलसी दी को जाना उसी दिन वो इस दुनिया से चली गई। समझ नहीं आता कि उसकी मुस्कान कैसे वापस लाऊं। तुम कुछ दिनों के लिए मधु को कहीं बाहर क्यों नहीं ले जाते? घर से दूर रहेगी तो यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे जल्दी भूल पाएगी। तभी रणबीर बोले। करण ने अपनी प्लेट टेबल पर रखी और बोला, हाँ जीजू, मुझे भी यही ठीक लग रहा है। डैड भी यही चाहते हैं कि मैं मधु को कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर ले जाऊं। तो फिर बताओ कहाँ जाना चाहते हो? हम अभी आपके जाने का इंतजाम किए देते हैं। वैसे हमें लगता है कि आपको मधु को यूरोप ले जाना चाहिए, इस वक्त वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। हम आज ही आप दोनों की टिकट्स और होटल बुक करवा देते हैं। नहीं जीजू, मुझे पहले मधु से बात करनी होगी। मैं उसे उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं ले जाना चाहता। अगर वो जाना चाहेगी तो ही हम आगे कुछ प्लान करेंगे। मधु आपके साथ जरूर जाएगी करण, वहाँ आपके पास अच्छा मौका होगा
नंदिनी की हालत के बारे में उन्हें बताने का। प्लीज जितनी जल्दी हो सके आप उन्हें नंदिनी के बारे में बता दीजिए। बताना तो चाहता हूँ जीजू, पर वक्त और हालात दोनों ही मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तुलसी दी के जाने के बाद मधु को हर पल बस यही डर सता रहा है कि नंदिनी के लौटने के बाद कहीं हमारी जिंदगी भी वहीं आकर ना खड़ी हो जाए जहां आपकी जिंदगी ठहर गई थी। बस इसलिए मैं उसे चाहकर भी सच नहीं बता पा रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि सच का सामना एक न एक दिन हम दोनों को करना होगा। और अगर ये सच गलत तरीके से मधु के सामने आ गया तो मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा जीजू। ऐसा कुछ नहीं होगा करण, हम मधु को समझाएंगे, वो आपके साथ जाने के लिए जरूर मान जाएगी। फिर आप उन्हें आराम से सच बता देना, ठीक है? रणबीर की बातें सुनकर करण ने मुस्कुराने की कोशिश की। दूसरी ओर हॉस्पिटल में डॉक्टर राधिका और बेबी का चेकअप कर रहे थे और मधु रूम के बाहर दीवार से टिककर खड़ी हुई थी। तभी अचानक कुछ नर्सें और वार्ड बॉय दौड़ते हुए वहां से निकले। उस लड़की को फिर से दौरा पड़ा है, जल्दी चलिए डॉक्टर साहब। मधु के सामने से निकले एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से कहा। तो दूसरा डॉक्टर भी बोला, हमें मिस्टर खुराना को कॉल करके यहाँ बुला लेना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। इतना कहकर वो दोनों डॉक्टर वहां से चले गए। मिस्टर खुराना शब्द सुनकर मधु कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर उसके कदम उस ओर बढ़ने लगे जहां डॉक्टर्स गए थे। दोनों डॉक्टर नंदिनी के कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि कुछ नर्सों और वार्ड बॉय ने उसके हाथ पैर पकड़े हुए थे और वो जोर जोर से चीख रही थी। एक डॉक्टर तुरंत उसे इंजेक्शन देने की तैयारी करने लगे और दूसरे डॉक्टर ने करण को फोन किया। करण ने जैसे ही डॉक्टर की कॉल देखी तो तुरंत कॉल रिसीव की। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? मिस्टर खुराना, आपको जल्द से जल्द यहाँ आना होगा क्योंकि आज अचानक से पूरे 1 महीने बाद नंदिनी जी को फिर से दौरा पड़ा है। प्लीज आप जल्दी आइए। दूसरी ओर से डॉक्टर बोले, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, बस अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर करण ने कॉल कट कर दी तो रणबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ करण, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है जीजू, मुझे तो लगा था कि नंदिनी की हालत अब सुधरने लगी है क्योंकि पिछले 1 महीने में उसे एक बार भी दौरा नहीं पड़ा था। मैं तो यही सोच रहा था कि नंदिनी अब बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और मेरा गिल्ट थोड़ा कम हो जाएगा कि मेरी वजह से आज उसकी ये हालत है, पर आज फिर उसे वही दौरा पड़ा है। मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा। रणबीर भी तुरंत उठ खड़े हुए, हम भी आपके साथ चलते हैं करण, चलिए। करण ने सिर हिलाया तो दोनों गाड़ी की ओर बढ़ने लगे, पर कुछ कदम चलकर करण के कदम अचानक से रुक गए और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या हुआ करण, आप रुक क्यों गए? रणबीर ने पूछा। करण ने घबराहट में उनकी ओर देखा। जीजू, मधु राधिका दी के साथ उसी हॉस्पिटल में गई है। ओह नो, रणबीर अपने माथे पर उंगलियां रखकर बोले। करण गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे जीजू? ये जानते हुए भी कि नंदिनी भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट है, मैंने मधु को वहां कैसे जाने दिया? रणबीर गाड़ी में बैठते हुए बोले, डोंट वरी करण, कुछ नहीं होगा। महादेव पर भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा। करण ने परेशान होकर गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। वो मन ही मन महादेव को याद करने लगा, भोलेनाथ प्लीज मेरे वहां पहुंचने तक कुछ गलत मत होने देना, मधु को नंदिनी से मत मिलने देना, वरना वो नंदिनी को ऐसे देखकर अपने साथ ना जाने क्या कर बैठेगी। मधु और नंदिनी दोनों की ही जिंदगी अब आपके हाथों में है, महादेव रक्षा करिएगा उनकी। दूसरी ओर मधु आहिस्ता आहिस्ता नंदिनी के रूम तक पहुंची। उसे अभी भी नंदिनी के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, छोड़ो मुझे, नंदिनी यही सब कहते हुए चीख रही थी। मधु ने थोड़ा डरते हुए रूम में झांका और नंदिनी का चेहरा देखने की कोशिश करने लगी, पर उसके हाथ पैरों को हिलाने और सब लोगों के उसे पकड़ने की कोशिश की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। तभी नंदिनी फिर से चीखी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, आज मेरी शादी है, क्यों पकड़ा हुआ है तुम सब ने मुझे? तभी एक नर्स रूम के अंदर जाने लगी। मधु ने तुरंत उसे रोककर पूछा, नर्स क्या हुआ है इस लड़की को? नर्स ने जवाब दिया, रेप केस है मैडम, बेचारी सदमे से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, जब भी होश में आती है तो इसी तरह के दौरे पड़ते रहते हैं इसे, और इसी वजह से हमें इन्हें फिर से बेहोश करना पड़ता है, ये सोचकर कि कहीं ये खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा बैठे, हमें इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इतना कहकर वो चली गई। मधु ने परेशान होकर ऊपर सीलिंग की ओर देखा और बोली, महादेव इस लड़की के साथ जो हुआ है
उसे तो बदला नहीं जा सकता, पर इस लड़की के दर्द को कम तो किया जा सकता है ना। प्लीज इसे जल्दी से ठीक कर दीजिए प्लीज। उसने फिर से रूम में झांका और नंदिनी का चेहरा देखने की कोशिश करने लगी, पर उसे इस बार भी कुछ नजर नहीं आया। नंदिनी अभी भी चीख रही थी। तभी एक डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। उसे इंजेक्शन लगते देख मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में नंदिनी शांत हो गई और बेहोशी की हालत में बड़बड़ाने लगी, प्लीज मुझे छूना मत, जाने दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। मधु उदास होकर वहां से जाने लगी, पर तभी नंदिनी फिर से बड़बड़ाए, छोड़ दो मुझे ऋषभ, जाने दो मुझे। ऋषभ का नाम सुनते ही मधु के कदम अचानक रुक गए और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। नंदिनी बेहोशी की हालत में फिर से बोली, जाने दो मुझे ऋषभ, आज मेरी शादी है, मेरा करण मंडप में मेरा इंतजार कर रहा है, जाने दो मुझे। ये कहते हुए वो पूरी तरह बेहोश हो गई, पर करण का नाम सुनते ही मधु के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझते देर नहीं लगी कि रूम में जो लड़की है वो नंदिनी है। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे और बुत बनी वहीं खड़ी रह गई। वो पलटकर फिर से रूम में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने खुद को संभाल कर अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधी और हिम्मत करके नंदिनी के रूम की ओर पलटी और आहिस्ता आहिस्ता नंदिनी के रूम की ओर बढ़ने लगी। नंदिनी के शांत होते ही नर्स और वार्ड बॉय सब एक एक करके उसके कमरे से बाहर आ रहे थे। नंदिनी के रूम के दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम फिर से रुक गए। उसने फिर से हिम्मत की और अंदर देखा। उसके और नंदिनी के बीच डॉक्टर साहब खड़े उसे इंजेक्शन लगा रहे थे। मधु आहिस्ता आहिस्ता बैग की ओर बढ़ने लगी, पर वो जैसे ही बैग के पास आई तो डॉक्टर नंदिनी को इंजेक्शन लगाकर वहां से हट गए। उनके हटते ही मधु को नंदिनी का चेहरा नजर आ गया। उसे देखते ही मधु ने घबराकर अपने कदम पीछे लिए तो वो वही रखे स्टूल से टकरा गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और वही सामने दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसने सिर से लेकर पैर तक नंदिनी को देखा तो उसे उसकी चीखें सुनाई देने लगी और उसे पसीना आने लगा। वो घबराहट में कांपते हुए अपना पसीना पोंछने लगी। तभी वहां खड़े दूसरे डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर ने चौंक कर उनकी ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे आहिस्ता आहिस्ता रूम से बाहर जाने लगी। एक बार फिर उसे वो सब याद आने लगा जो दिल्ली में उसके साथ हुआ था। नंदिनी से हुई पहली मुलाकात से लेकर आज उसे हॉस्पिटल में देखने तक सब कुछ उसे अपनी आंखों के सामने नजर आने लगा था। वो बेसुध अपनी ही धुन में चली जा रही थी। तभी उसकी नजर करण और रणबीर पर पड़ी जो बदहवास से उसी रूम की ओर बढ़ रहे थे, पर दोनों में से कोई भी मधु को नहीं देख पाया। करण की नजर उस डॉक्टर पर पड़ी जो नंदिनी का इलाज कर रहे थे। उन्हें देखते ही करण ने पूछा, डॉक्टर साहब नंदिनी की हालत अब कैसी है? करण के इतना पूछते ही मधु हैरान रह गई और एकटक उसे देखने लगी। तभी डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, नंदिनी जी अब ठीक है। पता नहीं आज अचानक से इन्हें फिर से ये दौरा क्यों पड़ा, जबकि इनकी हालत पहले के मुकाबले ठीक है। अब तो इन्हें होश में आने के बाद नॉर्मल बिहेव करना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों आज ये। इतना कहकर डॉक्टर साहब भी सोच में पड़ गए। करण भी नंदिनी को इस हालत में देखकर बहुत परेशान था। तभी डॉक्टर फिर से बोले, खैर कोई बात नहीं, दवाइयां तो इन पर ठीक से असर कर रही है, आई होप ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। करण बिना डॉक्टर से कुछ कहे दौड़ता हुआ नंदिनी के कमरे में चला गया। उसके रूम में जाते ही मधु भी सुध सी हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी। इधर रूम में आते ही करण ने नंदिनी को बेड पर लेटे देखा तो सुकून की सांस ली। उसे लगा सब कुछ ठीक है। उसने फिर से नंदिनी के माथे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर फिर रोक लिया। तभी रणबीर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, हम जानते हैं करण कि मधु से शादी करने के बाद आपको नंदिनी को छूने का कोई हक नहीं रहा, पर ये आपकी मंगेतर होने से पहले आपकी दोस्त भी तो थी। हाँ जीजू, नंदिनी मेरी दोस्त थी और हमेशा रहेगी, पर इस वक्त ये बेहोश है और सच से अनजान है। इसलिए जब तक ये ठीक होकर सच नहीं जान लेती और मुझे माफ नहीं कर देती, तब तक मैं इस पर दोस्त की तरह भी हक नहीं जता सकता। करण का जवाब सुनकर रणबीर कुछ नहीं बोल पाए, पर करण ने खुद को संभाला और मधु को कॉल करने लगा। रिंग तो जा रही थी पर मधु फोन नहीं उठा रही थी। करण कॉल काटने ही जा रहा था कि तभी राधिका कॉल रिसीव करके बोली, हाँ करण दी मधु से बात करवाइए ना। करण बोला। राधिका ने अपने आसपास देखा और बोली, करण मधु अभी थोड़ी देर पहले तक तो यही थी, पर अब पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं खुद बहुत देर से उसे ढूंढ रही हूँ। उसका बैग भी यही डॉक्टर के कैबिन में रखा है
और ये फोन भी उसी में था। करण सोच में पड़ गया। तभी वही नंदिनी की पल्स चेक कर रहे डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से पूछा, यहाँ थोड़ी देर पहले जो लड़की आई थी डॉक्टर साहब, वो हरे रंग की साड़ी वाली कहाँ गई? डॉक्टर के इतना पूछते ही करण की आंखें खुली की खुली रह गई। अभी थोड़ी देर पहले तो यही थी। तभी डॉक्टर ने जवाब दिया। करण के हाथ से उसका फोन छूट गया। रणवीर तुरंत उसके पास आए और उन्होंने उसका फोन उठाया। तभी डॉक्टर फिर से बोले, नंदिनी जी को इस हालत में देखकर बहुत परेशान लग रही थी। मैंने पूछा भी कि क्या हुआ, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप यहाँ से चली गई। डॉक्टर के इतना कहते ही रणवीर ने परेशान होकर करण के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम मधु को ढूंढो, हम राधिका को सब कुछ बताकर आते हैं, वरना वो भी परेशान हो जाएगी। अपना फोन ऑन रखना। करण घबराहट में वहां से भागा और हॉस्पिटल में मधु को तलाशने लगा। रणवीर ने भी तुरंत राधिका को फोन किया और उससे बात करते हुए वहां से चले गए। करण मधु को तलाशते हुए हॉस्पिटल में इधर उधर भाग रहा था। इधर मधु भी सड़क पर बेसुध सी जाने कहाँ चली जा रही थी। रणवीर और राधिका दौड़ते हुए करण के पास आए। मधु मिली? रणवीर ने पूछा। करण ने अपना सिर पकड़कर ना में अपनी गर्दन हिला दी। नहीं जीजू, मैंने पूरा हॉस्पिटल देख लिया, पर वो कहीं नहीं है। तभी राधिका बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर चली गई हो? करण कुछ पल सोचकर बोला, जीजू आप दी को लेकर घर जाइए, तब तक मैं उसे यहाँ तलाशता हूँ। अगर वो घर पहुँच गई हो तो प्लीज मुझे तुरंत फोन कर देना। रणवीर कुछ कहते उसके पहले ही करण दौड़ता हुआ वहां से चला गया। वो हॉस्पिटल के गेट पर आया और उसने वहां खड़े चौकीदार को मधु की फोटो अपने फोन में दिखाकर पूछा, आपने इसे यहाँ देखा है क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल आई थी। चौकीदार ने उसका फोन लिया और पूछा, इन्होंने हरे रंग की साड़ी पहनी थी ना? हाँ, आपने देखा इसे? करण ने घबरा पूछा। चौकीदार ने जवाब दिया, जी अभी थोड़ी देर पहले ही ये यहाँ से बाहर गई थी। इतने लोगों की भीड़ में मैं इन्हें इसलिए पहचान गया क्योंकि ये अभी एक गाड़ी के सामने आते आते बची है। करण ने घबराकर पूछा, किस तरफ गई है? चौकीदार ने अपनी दाईं ओर इशारा किया तो करण भागता हुआ अपनी गाड़ी की ओर दौड़ा। उसने अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से उस ओर निकल गया जहां चौकीदार ने इशारा किया था। वो सड़क के दोनों ओर मधु को तलाश रहा था। 10 मिनट तक तलाशने के बाद उसे मधु सड़क की दूसरी ओर नजर आई। करण ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर आकर सड़क क्रॉस करने की कोशिश करने लगा, पर वहां एक के बाद एक तेजी से गाड़ियां जा रही थी। करण ने मौका देखकर सड़क क्रॉस की और कूदकर वहां बने डिवाइडर को पार किया। वो मधु को पुकारते हुए उसके पीछे दौड़ने लगा, पर मधु बेसुध सी सड़क के बीचों बीच चली जा रही थी और तेजी से चली आ रही एक गाड़ी के सामने आ गई। लेखिका कविता वर्मा।